बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हमें आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज हम इस ट्रांसमिशन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी शख्सियत की। और वो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने एक ऐसा फैसला किया इस दौर में, इस मुश्किल वक्त में कि अच्छा जिस पार्टी के लिए मुश्किलात है उस पार्टी में जाना है मुझे। नून लीग में थे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन आजकल PTI में हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेख वकास अकरम साहब की। ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा फैसला ये PMLN, इंडिपेंडेंट और फिर PTI? जी आते साथ ही देखें पहला सियासी सवाल, सियासतदान और सियासी बात ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। मैंने नून लीग छोड़ दी थी आज से कुछ 4 साल काफी टाइम हो गया। यस। उसके बाद पिछले 3.5-4 साल का अरसा जो है वो मैंने इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की है। पिछला इलेक्शन भी मैंने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था। तो मेरे ख्याल में फॉर एन इंडिपेंडेंट और ऐसा शख्स जिसने पहले रवायती जमातों पे और टिपिकल जमातें जो कई सालों से पाकिस्तान पे इक़्तिदार में रही हैं, कंपैरिजन बड़ा आसान होता है। आपने देख लिया जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल पार्टी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे है, द ओनली चॉइस फॉर एनी सेन एलिमेंट शुड बी PTI। और सख्तियाँ ज़रूर हैं, ये लोग सवाल करते हैं मेरे से, इतने मुश्किल दौर में। हाँ, सख्तियाँ ज़रूर है। हमें जैसे ही मैं शामिल हुआ विदिन 5-6 डेज़ हमें एंटी करप्शन पंजाब के नोटिस शुरू हो गए। बाकी इदारों ने तंग करना शुरू कर दिया। बिजनेसेस उससे पहले ज़िंदगी स्मूथ थी। बिजनेस की तफसीलात मांगनी शुरू कर दी। ऑब्वियसली वो मांगने के बाद नए नए नोटिस और आएंगे। तो हम जहनी तौर पे तैयार होके इस तरफ आए थे कि जब जाएंगे तो पाकिस्तान में रवायती जमातें हमेशा इस तरह करती हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और क्योंकि इस वक्त जो जमात हुक्मरान है उनके वैसे सर्वाइवल की जंग है, तो वो तो किसी सतह तक भी गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद ही हमने PTI से आपको क्या उम्मीद है अभी? मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो जनरेशन है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको जिस तरह का पाकिस्तान चाहिए उस तरह के पाकिस्तान के लिए PTI जदोजहद बाकी जमातों से बेहतर तरीके से कर सकती है। तो आपको लगता है कि जब हुकूमत में थी PTI तो उन्होंने डिलीवर किया? देखें, जब PTI हुकूमत में थी तो ये वो जमात थी जो कि पहली दफ़ा हुकूमत में आई थी। और जो टीम थी, बकौल खान साहब भी, वो इनएक्सपीरियंस थी, बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं पाए। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको उंगलियों पे खिलाने की कोशिश करती रही। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3.5 साल की जो PTI की हुकूमत थी वो बहुत से लेसन्स थे जो उन्होंने लर्न किया है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी, फाइनेंस के हवाले से भी, मुईशत के हवाले से भी। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो होगी वो बेहतर और समझदार होगी। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आपको लगता है PTI? इंशाल्लाह। आप आज इलेक्शन करवाएं। अच्छा। आज शाम इलेक्शन करवाएं। अच्छा, PTI की तरफ से किसी ने दावत दी थी शमूलियत की, या खुद से कहा, सोचा कि नहीं मैंने PTI? देखिए, मुझे मेरे तकरीबन दोस्त जो हैं वो सब के सब PTI में। मेरे जितने क्लास फेलोज थे जो मेरे साथ कॉलेज में भी रहे, स्कूल फेलोज जो थे वो सब के सब खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा। मसलन अली अमीन गंडापुर वाज विद मी इन कॉलेज, फवाद चौधरी वाज विद मी इन कॉलेज। यस। और बहुत से दोस्त हैं, आतिफ वो भी मेरे क्लास फेलोज थे। और बाकी जो जिन क्लास फेलोज के साथ गपशप नहीं, ये तो मेरे यार थे ना। अच्छा, फवाद चौधरी, अली अमीन गंडापुर से यारी पुरानी। ये तो बाकी जो बहुत से थे जो क्लास फेलोज ज़रूर हैं, बट उनसे बंदा इतना कुर्ब नहीं होता। वो भी सारे MNAs MPs हैं। तो एक नेशनल फिर बन जाता है, जहाँ दोस्त होते हैं फिर दोस्त खींचते भी हैं। और फिर ऑब्वियसली दावत आई थी, दावतें आई थी। सब दोस्तों ने कहा, सब दोस्तों ने कहा ये दोस्त बाहर क्यों। और मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब खान साहब ने फ़ोन किया तो फिर हमने हथियार डाल दी। कन्विंसिंग पावर इन सब दोस्तों में किसके पास ज़्यादा थी? सबने कहा होगा, एक को इनकार नहीं किया होगा ना कि चलो बस ठीक है, लेट्स डू इट। देखें, फवाद मेरा बड़ा करीबी है और उसने बड़ा जोर लगाया। मगर पीर ऑफ सियाल शरीफ पीर कासिम सियालवी जो है वो मेरे लिए तो अकीदत का एक रिश्ता भी है। वो और फवाद, ख़ुसूसन की कासिम सियालवी साहब, इन्होंने काफ़ी। हाँ, आपने जो कि ज़रा भले 3-4 साल हो गए, लेकिन व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसकी वजह से नून लीग छोड़ी थी? देखिए, नून लीग में अगर आप किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं है तो आप अपने ज़िले के लिए, अपने हलके के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। खुदा आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ठीक है। जब एक यंगस्टर नेशनल असम्बली में आता है और वो अपनी सियासत शुरू करता है तो उसका बड़े उसके ड्रीम्स होते हैं कि मेरी ये इनपुट होगी, मैं इकोनॉमी के लिए ये करूँगा, पाकिस्तान के लिए ये करूँगा। तो आप नून लीग जैसी जमात में यू एंड अप फाइंडिंग
ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ अनलेस यू गेट इनटू द किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट्स के क्या क्राइटेरियाज है, या आप किसी के पार्टनर बन जाए, या आप किसी के फ्रंटमैन बन जाए, या फिर आप सारी पार्टी की जो गुफ्तगू है वो उन तक पहुंचाते रहे। मतलब एक अजीबो गरीब से गंदे क्राइटेरियाज हैं किसी भी किचन कैबिनेट में घुसने के। तो वो हर आदमी उसमें जो है अपनी तबीयत के मुताबिक लोग ढाल लेते हैं, मगर शायद हम ढाल नहीं सके अपने आप, नहीं ढाल सके। हाँ, अच्छी बात नहीं होती आप किसी पार्टी को छोड़ें और उसकी बुराइयां करें, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, दैट वो नामुनासिब होता है। मगर मैं यही समझूंगा कि शायद मैं अपने आप को उनके साथ अलाइन नहीं कर सका, जो वो तरीका उनका था आप नहीं उसको, नहीं मैं उसको सख्ती से रिपेल करता रहा, रिपेल करते रहे। पीटीआई से जो उम्मीद, और मैं आपको ये भी बताऊं कि नून लीग मैंने उनकी गवर्नमेंट में छोड़ दी थी, बिल्कुल। और जब मैंने छोड़ी तो मैंने चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं 8 महीने पहले गवर्नमेंट ख़त्म होने से उनको मिला और मैंने उन्हें कहा कि, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा मुझे याद है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आपके भाई वज़ीर आज़म और आप वज़ीर आला हैं, आज आपका भरा मेला है और हम भरा मेला छोड़ के जा रहे हैं, कल कोई ये ना कहे कि आप पे बुरा वक्त था तो हमने आपको छोड़ा। हम आपको उस दिन गुड बाय कर रहे हैं जिस दिन आप इक़्तिदार में है, और छोटे मोटे इक़्तिदार में नहीं, एक वज़ीर आज़म है और दूसरा वज़ीर आला है, हमारी तरफ से सलाम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इक़्तिदार में उन्हें कह के मैं गया था। सही। पीटीआई से टिकट का मामला सारा सेटल डाउन है। देखें, हर आदमी इलेक्शन के लिए पार्टीज ज्वाइन करता है, अपने एजेंडाज भी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा सेकेंडरी सा इशू है, ये कोई ऐसा इशू ही कोई नहीं है। अच्छा, जब पीटीआई मुझे शामिल कर रही है तो ऑब्वियसली वो मुझे पार्लियामेंट में भी देखना चाहते हैं, वो मुझे कोई सिर्फ आपके शोज़ के ऊपर तो नहीं देखना चाहते ना। मैं तो उनके लिए मैं वैसे हो सकता है यहाँ भी देखना चाहते हो। नहीं, मैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू। ऑब्वियसली उनको लोग चाहिए अपनी पार्लियामेंट में भी, राइट, वहाँ पे हाजिर हैं, तो मैं तो इस बहस में ही नहीं पड़ता होता। यानी ये तो कन्विंस्ड है इस बारे में। मैं कहता हूँ ये इशू ही नहीं है, ये इशू ही अच्छा। नहीं। हाँ, ये इशू ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। तो थोड़ा सा गैर सियासी सवाल भी करते हैं, जरा उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। शहर का क्या असर है? एग्जैक्टली, पर्सनैलिटी पे क्या, हीर के शहर से आप? नहीं, शख्सियत पे कोई असर पड़ा? देखें जी, अपनी जब वो उम्र होती है, उम्र में तो सब पे असर होता है, तो अब तो उम्र गुजर गई मेरे ख्याल में। उस उम्र में शायरी की थी? नहीं, शायरी मैंने की कभी नहीं, कभी शायरी नहीं की। हाँ, किसी के लिए भी नहीं की? नहीं, किसी के लिए भी नहीं की। हाँ, किसी के लिए मोहब्बत तो की, वो तो फिर आप अपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में तो आपको हर चौथे दिन एक नई मोहब्बत हो जाती है, उसका क्या कर सकते हैं आप? नहीं, आपको कॉलेज में हर चौथे दिन मोहब्बत हुई? नहीं, शायद आप चौथे दिन तो मैंने वो कह दिया, महावरतन कह दिया। काफ़ी सारे वो चीज़ें होती हैं, वो होती खत्म हो जाती हैं, वो लड़कपन के साथ, जवानी के साथ काम दिल टूटा, आखिरी मर्तबा दिल कब टूटा? नहीं वो वाला दिल, वो हीर रांझे वाले दिल। नहीं, वो टूटा ही नहीं कभी। वो हाउस वाले में कभी पड़ा ही नहीं है। ये आपके दोस्तों के दिल भी इसी तरह के थे? दोस्त भी इसी तरह ही है, तकरीबन दोस्त इसी तरह ही। हाँ, सारे इसी तरह है। आप अगर फवाद का पूछ रहे हैं तो वो भी ऐसे ही है, अगर अली अमीन का पूछ रहे हैं तो वो भी ऐसे ही है। अच्छा, जरा वैसे अली अमीन तो शायद दिल लगाया नहीं करता था, मगर बहरहाल। अच्छा, जरा कॉलेज का कोई इंटरेस्टिंग कोई किस्सा हमसे शेयर करें ना, इन्हीं दोस्तों का। देखते हैं, हम तो एक्चुअली बड़े झगड़ालू मिजाज लोग थे और वहाँ लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं, अली अमीन और बहुत सारे हमारे दोस्त, हम जब गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो हम बाहर से आए थे, वी वर नॉट फ्रॉम पंजाब, यानी कि मैं एबटाबाद पढ़ा था, अली अमीन अपने इलाके में। तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ की जो लोकल तंजीमें थी उनसे हमारे झगड़े बड़े होते रहते थे। जो एक ग्रुपिंग हो गई थी पंजाबियों की और पठानों की, और फिर मैं उस वक्त पठानों की ग्रुपिंग में गिना जाता था, तो वो फिर हम लड़ते थे, काफ़ी झगड़े होते थे। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा और अली अमीन का झगड़ा हो गया, और अली अमीन के एक भाई उस वक्त और हमारा एक और दोस्त था, उनके भाई भी वहाँ कैप्टन थे, जो कि सर्विंग कैप्टन थे उस वक्त फ़ौज में, अब नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने। जब हम आउट नंबर हो गए और ये दोस्त थे वो ज़्यादा हो गए जो हमें मारने पीटने के लिए आए थे, तो वी कॉल्ड द कैप्टन, जो हमारा दोस्त था। अब वो फ़ौज में नहीं है, इससे पहले कि उस पर कोई, तो वो फिर पूरे सिपाहियों का एक ट्रक भर के वहाँ पे लेके आ गए। तो फिर उस वक्त पाक फ़ौज की शाना बशाना हमने अपने मुखालफों के साथ लड़ाई की। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो फिर फौजी सिपाही और फिर वो कप्तान साहब और फिर हम सब मिलकर। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा लायक कौन होता था और नालायक कौन होता था? हम में से हम सारे ही मीडियोकर ही थे, कोई बहुत ज़्यादा नालायक नहीं थे खुदा ना खास्ता, और कोई
टॉप पोजीशंस के लिए हमने कभी मेहनत नहीं थी की। अच्छा। ठीक है जी। कर सकते थे लेकिन मेहनत की ही नहीं ना। आए थे सारे टॉप स्कूल्स में से आए थे जी। सारे पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूल्स में से आए थे और अच्छे नंबर्स के साथ आए थे, वरना आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको दाखिला ही नहीं मिलता। दाखला ही नहीं मिलता जी। क्रीम ऑफ द क्रीम। रावियंस तो आपको पता है, Yes, जो एंट्री yes, होती है yes. उस वक्त बड़ा इशू होता था। Yes. तो वो चिल माहौल था सारा। तो फिर ये चिल करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, फिर दोस्ती हुई, फिर सियासत में कैसे आगे, सोचा कैसे? देखें, एवरीबडी हैड दिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड सारे। उसके बाद हम यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, मैं मुल्क से बाहर चला गया, ये लोग ये तो NCA में चला गया था अली अमीन, तो फिर और फवाद ने भी आगे परसू किया अपने लॉ को, और बाकी दोस्त जितने भी थे। ये तो क्योंकि आपने PTI के हवाले से जिक्र किया तो इनका नाम आ गया। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आए यूनिवर्सिटीज़ मुकम्मल करके, तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारी तबीयत थी उसके मुताबिक यही सूट करता था और हमने इसी को परसू किया। ज़बरदस्त। कभी रिपेंट हुए कि सियासत नहीं करनी चाहिए थी? कभी? एक दो दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा महसूस ज़रूर हुआ, मगर फिर बाकी जज्बात ओवरकम आ गए। जब आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जब आप बड़ी मेहनत करते हैं और कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो है नताइज वो नहीं होते। नताइज तो शायद लफ्ज़ मैंने वो छोटा इस्तेमाल कर लिया, उस तरीके से अप्रिशिएशन नहीं होती। जब आप आते हैं ना एज अ यंग पॉलिटिशियन, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कंट्री। मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं करूंगा तो ये करूँ। वो जिस वक्त हम पार्लियामेंट में पहुंचे, वो तो तीसरे चौथे महीने हमारे सारे ख्वाब, हमारे सारे जो चीज़ें हमने अपने जहन में वो पाश हो जाती हैं। सिर्फ मेरी नहीं, सबकी हो जाती हैं। तो वो एक ऐसा टाइम आता है, बंदा कहता है यार ये अगर हमने पार्लियामेंट में आके यही कुछ करना है, आज आके फिर सिर्फ वो थाने कचहरियाँ और नालियाँ गलियाँ ही करनी है, तो फिर इस पार्लियामेंट में बैठने का फ़ायदा क्या है? But the culture is still the same. अल्टीमेटली इस वक्त भी 90-95% लोग यही कर रहे हैं पार्लियामेंट में आके। दैट हैज़ टू बी चेंज्ड Yes. एंड दैट तो वो उस वक्त ज़रूर फील हुआ। मगर फिर कुछ जब आप इलाकों में जाते हैं और आप लोगों के काम करते हैं और जो लोग आपको दुआ देते हैं और फिर लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने ये कंट्रीब्यूशन की, ये की, वो फिर बंदे को वो जो थोड़ी सी मायूसी होती है वो ख़त्म हो जाती। वो शुरू में हुई, ज़रूर हुई, बिकॉज वी थॉट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स हैपेंड। अच्छा। आज आके तो मतलब है कि ज़्यादातर लोग आके हाज़रियाँ लगवा के अपने TADA वसूल करते हैं। मैं आपको बताऊँ, इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। काम करने वाले चंद लोग, मतलब अगर सैकड़ों में हम वहाँ बैठे हैं, 5, 7, 10 लोग होंगे, हर पार्टी में 2-3 होंगे जो काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप क्या काम करना चाहते हैं? अभी PTI में आप आ चुके हैं, आपके मुताबिक अगली हुकूमत भी आप कहते हैं PTI की होगी, क्या काम करेंगे? देखिए, मैंने हमेशा काम किया है टेररिज्म के हवाले से, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, क्योंकि मेरा इलाका जो है वो एक्सट्रीमिज़म की वजह से काफ़ी पीछे रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में जब हमारी पार्टी गवर्नमेंट को मौका मिले तो मैं अपनी पार्टी को उसमें हेल्प करूँ कि हाउ टू इरेडिकेट एक्सट्रीमिज़म। वो जो नौजवान उसकी तरफ जा रहा है उसको सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, कैसे उन लोगों को एक ऐसे मौलवी के पीछे से हटाया जा सकता है जो उनको गुमराह कर रहा है, जो कि उनको दीन की राह नहीं बता रहा बल्कि दीन के बहाने से उनको गुमराह कर रहा है। ऐसे लोगों को कैसे हटाया जा सकता है और फिर इदारे कैसे मजबूत किए जा सकते हैं। सो आई वुड रादर वर्क ऑन दोज टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इशूज़ जिन पे मैंने कई साल काम किया है। ये एक्सपीरियंस है उसका। इंटीरियर की कमेटीज़ में भी मैंने काम किया, ANF के हवाले से भी मैंने काफ़ी सारा काम किया। सो ये चीज़ें हैं जिन पे मेरी कंट्रीब्यूशंस रही हैं हमेशा से। हल्के में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? शख्सियत है कोई? शख्सियत रुकावट हो नहीं सकती है। शख्सियत जो होती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों के हलकों में लोगों के मूड तब्दील होते रहते हैं। आप जितना मर्जी भी अच्छा काम कर लें, अगर उनका मूड जो है वो नहीं है और वो आपका उनका दिल आपसे भर गया है तो फिर दे विल रादर चूज समबडी एल्स। यानी वहाँ पे हवा तो ये बदल गई तो है। शख्सियत जो है वो रुकावट नहीं है। शख्सियत की हैसियत कैसे नहीं होती? देखें, सियासत के अंदर कोई ये समझे कि कोई एक शख्स आपको हरा सकता है, तो वो एक शख्स जो है वो फ़र्द है। वो जितनी बड़ी मर्जी शख्सियत हो, अगर उसकी फॉलोइंग नहीं है, उसके पीछे लोग नहीं है, लोग उसकी बात सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो जितने मर्जी बड़े कद का है। जब आप अपने हलकों में एक्टिव होते हैं तो फिर अब वो दौर चला गया है जब एक शख्स के पीछे ही
हल्के के अंदर। तो अब नेशनल लोग- लेवल पे तो ये हो सकता है, हाँ। मगर लोकल लेवल पे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो हम ये कहते पार्टी हैं, को वोट देते हैं, अब तो हम ये इंसान को कहते नहीं हैं देते। कि घर में भी 3-3 पार्टियां हैं। बच्चे कहें कि हमने इमरान खान को वोट देना है, बाप कहेगा मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है, और कोई बीच में से इधर उधर को निकल आया तो शायद वो पीपल्स पार्टी का भी सोच ले। तो ये तो घर की डिवीजन है। अच्छा, पहले तो ऐसे होता था ना कि बुजुर्ग ने फैसला किया, गांव के नंबरदार ने फैसला किया, गांव के बड़े ने फैसला किया, तो सारा गांव उस तरफ चला जाता था। अब ऐसे नहीं होता। अब आपको गांव में हर शख्स को मिलना पड़ता है, मौजाजात में हर आदमी को मिलना पड़ता है। अगर आप नहीं मिलेंगे, इट डजंट मैटर आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े चौधरी हैं या कितने बड़े सियासतदान हैं, दे विल नॉट वोट फॉर यू। लेकिन आपको अभी भी ये लगता है कि लोग सिर्फ अब पार्टी को ही वोट दे रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि वहाँ अब ये ट्रेंड आ गया है, काम किया है। 100% फिर भी नहीं है। हमारे यहाँ कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पार्टी वोट 100% डेवलप हो गया है। मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में अभी 100% नहीं है, वहाँ अभी भी लोग मैटर करते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, और ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी आहिस्ता ये भी ऐसा मैं समझता हूँ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन पंजाब में ये कल्चर ख़त्म हो गया, विच इज़ गुड, विच इज़ बेसिकली गुड। इससे पार्टीज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, Yes. अपने मंशूर पे, अपने डिलीवर करना पड़ेगा। या प्रोमिसेस पे, अपनी फिलॉसफीज पे ज़्यादा डिलीवर करना पड़ेगा। लास्टली इमरान खान साहब की एक अच्छी बात और एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता हो कि उसमें बदलाव आ सकता है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब उम्र के जिस हिस्से में है उस पर तो बदलाव लाना किसी भी चीज़ में मुश्किल है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंट है। अगर कई साल पहले एक इरादा किया था कि मैंने ये करना है और यहाँ तक पहुँचना है, बग़ैर किसी खौफ के, नाकामियों से डरे बग़ैर वो चलते रहे, अल्लाह ताला ने आज उनको यहाँ पहुँचा दिया है। और मैं तो जब उन्होंने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज देन, मैं तब भी उनके साथ था। हाँ, मैं तब भी उनके साथ था। तो आज तो मुझे जब लोग कहते हैं कि आप कहीं से आए, तो मैं लोगों को कहता हूँ मैं कहीं से नहीं आया, मैं गया था, मैं अपनी ही वापस पार्टी में वापस आके खड़ा गया हूँ। मेरी बुनियाद यही थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। तो मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बंक करके खान साहब के जमान पास जाया करता था, और जो नया दफ्तर बनाया था वहाँ जाया करता था। सो मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त जो लोग इसे दीवाने का ख्वाब समझते थे, आप उनकी कंसिस्टेंसी देखें कि उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर भी की, वज़ीर आज़म भी बने, और आज उसके बाद फिर कई सालों बाद दोबारा इस मुल्क की जदोजहद के लिए भी खड़े हुए। सो दिस इज़ वन थिंग आई लव्ड अबाउट हिम कि इफ़ ही हैज़ डिसाइडेड ही विल गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट। कहा कि उम्र के उस हिस्से में कि चीज़ें बदल नहीं सकती, लेकिन फिर भी क्या बदलें? मैं तो अब आपके लीडर हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान के अंदर नहीं, सिर्फ ये नहीं कि एज अ पॉलिटिशियन हम कह रहे हैं, इंसान के तौर पे भी जिसमें आपको लगता है कि रिव्यू होना चाहिए जी उस उनकी शख्सियत में कोई ऐसी चीज़। देखें, उनकी इस वक्त तो उनकी शख्सियत में जो चीज़ें लोग नेगेटिव समझते थे वही उनका सबसे बड़ा एसेट है। उन्होंने नहीं बताना। लोग ये समझते थे कि शायद खान साहब जहाँ नहीं झगड़ना चाहिए वहाँ भी झगड़ पड़ते हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनकी ये जो खासियत है, यही इस वक्त पार्टी का सबसे बड़ा एसेट है कि जिस चीज़ से लोग घबराते रहे वही आज पार्टी का डिविडेंड है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नहीं बताना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। देखिए, हमने कहा क्या बदलना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। ये भी चीज़ बहुत अच्छी चलिए, है। तो अच्छी बात है जी, मुकदमा लड़ रहे हैं ना अपने लीडर का एक तरह से। एक ब्रेक की तरफ पढ़ने रमजान और हम वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमजान और हम में कहेंगे खुशामदीद, और ये वक्त हुआ है सैर का। आज सैर करने किस मुल्क जाएंगे? अल्जीरिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो कह रहा था, आप लोगों का अगर मसला हो गया हो तो अल्जीरिया के बारे में बताऊं कि वो इतनी रंगीनी कम इसलिए कि 90% अल्जीरिया इज ऑल मेड अप ऑफ सहारा डेजर्ट। 90%। हम ये बात जानते हैं कि अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। खैर, इसमें भी एक एहसान सूडान का है जो 2011 में 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। साथ ही अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। लेकिन जब अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बना तो वो उसके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि 90% हिस्से पे सहारा डेजर्ट है। सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है खुरम भाई? सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। सहारा सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है। दुनिया के जो 3 बड़े डेजर्ट्स हैं, ये उसमें तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे अंटार्कटिक, दूसरे पे आर्कटिक है। यहाँ पे कौन सा सहरा है? सहरा ऐसी जगह को कहते हैं जब बारिश ना हो रही हो, कोई नबातात, इंसान, चरिंद परिंदा रह सकते हो, फूल बूटे उग ना सकते हो। उसके मुताबिक वो बर्फीले जोन जो है दोनों पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है। सहारा तीसरे नंबर पे आता है। अभी हमने अफ्रीकन कई मुस्लिम ममालिक कवर करने, उसमें सहारा की कई खूबियां और कई हैरत अंगेज फैक्ट्स भी हम कवर करेंगे। लेकिन अल्जीरिया के लिए मुश्किल ये है कि सभी 90% एरिया पे सिर्फ सहारा डेजर्ट है, और ये वो डेजर्ट है, ये वो सहरा है
जो रोज रोज अपना कद बढ़ा रहा है, अपना रकबा बढ़ा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ममालिक को खा रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अभी तहकीक कर रहे हैं, तो मैं जल्द अगले शोज में लाऊंगा कि इसकी ये जो डेजर्ट आगे बढ़ रहा है इसको कैसे रोका हाँ, जाए। तो जब डेजर्ट है तो फिर कलर कहाँ से आएगा? ये नहीं तो अर्थें भी तो बनी है ना उसमें, उसके कलर की वो बात हम चाहते कर हैं रहे कि थे। एक ही थीम पे सब कुछ हो। अच्छा, अभी थोड़ी मैंने खतरनाक बातें कर रही हैं कि अल्जीरिया को आहिस्ता आहिस्ता सारा डेजर्ट खा रहा है 90% पे, तो एक मज़ाहिया बात लेना। अल्जीरिया वो मुल्क है जहाँ पे एक इतना फनी केस हुआ है रिसेंटली कि एक आदमी अपना गधा बेचने आया, दूसरा खरीदने आया, तो उसने पैसे मेज पे रखकर दोनों में नेगोशिएशन चल रही थी, इतने में गधे ने पैसे खा लिया और वो उस वक्त से लेके मसला इतना बड़ा कि वो लोअर कोर्ट में गया और लोअर कोर्ट से चलते हुए अल्जीरिया की सुप्रीम कोर्ट तक चला ये गया। गधा कितने पैसे खा गया? लोअर कोर्ट सारे के फैसले दोनों पार्टीज को काबिल तस्लीम ही नहीं थे। तो ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है जो इंटरनेशनली रिपोर्ट हुई थी कि अल्जीरिया में एक गधे का वाकया जिसमें गधा अपने पैसे खाकर, इतनी टेक्निकल बात है यानी कि पैसे गधे के पास नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए और खुसूसन उसके अंदर नहीं रखने चाहिए। असल मसला वहां से बनता है पास रखने से नहीं। आप उनका मतलब नहीं समझे नहीं, या बिल्कुल आप मुझसे बेहतर समझ गए? नहीं, मैं बेहतर समझ गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खामोश इनकलाब। खामोश इनकलाब। अमूमन शोएब सबीन, आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं। 60% जजेस, 70% वकला और अल्जीरिया के 60% जो तालिबात हैं वो सारी फीमेल है, यानी 60% जजेस जो हैं वो फीमेल हैं, 70% जो वकला हैं वो फीमेल हैं और तमाम स्टूडेंट्स में 60% जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। वहाँ से कहा जाता है क्योंकि बहुत शिद्दत पसंद तहरीकें भी हैं अल्जीरिया में, तो जो जैसे कि हम अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं, लेकिन एक खामोश इनकलाब है जो अल्जीरिया में आ रहा है जहाँ पर ख़ातीन आ रही हैं और ख़ुसूसन बड़े इल्मी मैदानों में आगे बढ़ रही हैं। वो कहते हैं ना शोएब कि अगर चाहते हो, अगर क्या हम वो कहते हैं कि अगर आपकी अदालतों में फैसले ठीक ना आ रहे हो तो देखो स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हो। ओके। तो हम स्कूलों में वहाँ पे वो बेटियां पढ़ रही हैं जो अदालतों में सही फैसले भी देने जा रही हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा बच्चियां ही ज्यादा पढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या बच्चियां कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रही? चीटिंग वीटिंग के हवाले से भी अल्जीरिया बहुत बड़े पैमाने पे इनकलाब ला रहा है। और जैसे मैंने आपको बात बताई कि किसी भी आपने अपने डिपार्टमेंट को, अपने मिनिस्ट्री को अपने मुल्क में ठीक करना हो तो उसका एक ख्याल है कि पहले तालीम को ठीक करो। अगर आप गलत बच्चा डॉक्टरी का गलत मजमून चीटिंग करके पास पढ़ेगा तो किसी का गलत ऑपरेशन कर देगा। अगर वो गलत तालीम पास करके पुलिस वाला लग जाएगा तो वो किसी के साथ नाहक करेगा, किसी का इंसाफ छीन लेगा। तो अल्जीरिया में उन दिनों में, उन घंटों में जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो मुकम्मल ब्लैकआउट होता है इंटरनेट का और टेलीफोन लाइंस का, और आप तमाम तरह का इंटरनेट ऑफ होता है। हमारे यहाँ तो और तरह के मामलात में ऑफ किया जाता है, लेकिन अल्जीरिया में एग्जाम्स को इतना सीरियस लिया जाता है कि इंटरनेट ऑफ कर दिया जाता है। नो चीटिंग इन अल्जीरिया। नो चीटिंग। नहीं तो एक दूसरे से तो चीटिंग कर सकते हैं ना? नहीं, जाहिर बात है उस सतह पर तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे लोग खड़े होते हैं ट्रेडिशनल में, लेकिन सेलफोन्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा चीटिंग अब सेलफोन से होती है। अच्छा सबीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट को तबाह करना चाहते हैं तो आप उस मुल्क में तालीम के निज़ाम को बुरा कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। उन्होंने तालीम पे फोकस रखा हुआ है। उन्होंने तालीम पर फोकस रखा हुआ है। नेशनल एनिमल क्या है अल्जीरिया? फनी का फॉक्स, ये इतना छोटा फॉक्स है कि ये 1 से 2 किलो इसका पूरा वजन होता है और ये सहारा डेजर्ट में रहता है। और सहारा डेजर्ट में रहते हुए इसकी एक और खूबी ये है कि इसके कान जो है इसके जिस्म के तनासुब से बहुत बड़े हैं और इसके कान एक वेंटिलेटर की तरह काम कर रहे होते हैं। बहुत क्यूट है। और दूसरी बात कि सहारा डेजर्ट की गर्मी को सिर्फ ये सह सकता है, फिर भी जब इसकी बस हो जाती है तो ये छोटी छोटी अंदर गार बना के चला जाता है और वहाँ पर रहता है। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर थोड़ी सी एक ऊन नुमा भी है। जी, वो इसलिए है, एक फर है, वो इसलिए कि ठंड भी बहुत मुश्किल होती है। तो फेनिका फॉक्स ने अपने आप को ऐसा फिक्सन कर लिया है कि सहारा डेजर्ट भी सह लेता है और ये वहाँ का नेशनल एनिमल है। लेकिन इसके अलावा अल्जीरिया की एक और खूबी ये है कि सहारा के जो चीतास हैं, जो दुनिया में सिर्फ 250 रह गए, वो भी सारे के सारे अल्जीरिया में, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। और अल्जीरिया में खुसूसन ख्याल रखा जा रहा है कि आइंदा आने वाली नस्लें ऐसे चीते को देख सकें जो सहारा डेजर्ट में रहता है। चीता का सहारा डेजर्ट में रहना बहुत पैराडॉक्सिकल बात है क्योंकि खाने पीने को है ही नहीं, एनिमल्स हैं ही नहीं, और चीता बहुत ऐसा जानवर है जो इसको बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए। तो फेनिका फॉक्स का तो मैंने बताया पूरा वजन 1 से 2 किलो है, तो वो तो कुछ छोटा मोटा खा के गुजारा करता है। लेकिन चीते का रहना एक बहुत हैरानकुन बात है, इसलिए वो इंडेंजर्ड स्पीशी है और अल्जीरिया में उसको भी वापस लाया जा रहा है, उसका एहतमाम किया जा रहा है कि वो अगली नस्लें देख सकें और उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, कोई तारीखी इमारत, कोई ऊंची इमारत, कोई बड़ी इमारत, कोई पुरानी दुनिया इमारत? की तीसरी बड़ी मस्जिद अल्जीरिया में मौजूद है और
सबसे लंबे मीनार जो किसी मस्जिद का हो वो भी अल्जीरिया की मस्जिद का ही है, और उससे हैरानकुन बात कि 1,20,000 लोग उसमें नमाज पढ़ सकते हैं और 7,000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी मौजूद है। और ये भी रिसेंटली ये वाली मस्जिद मुकम्मल हुई है, बल्कि हम बात कर रहे थे ना कतर इतना हमवार है, जी, तो इसका जो मीनार है वो अच्छा खासा बुलंद है, वहाँ से हमें ये एहसास, नाइट भी बहुत प्यारा है। हाँ, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, फ़कत वो बड़ी नहीं है, वो हसीन भी है। तो और इसमें 1,20,000 के करीब नमाजी एक वक्त में आ सकते हैं। इसके हॉल में 30,000 लोग आ सकते हैं। 1,20,000 टोटल जो उसकी कंपाउंड शामिल करके। Exactly. और 7,000 गाड़ियों की जगह अपन करें ना, उन्होंने कितना उसके बारे में प्लानिंग की है। और एक और बात अगर हम देखें जो अल्जीरिया के हवाले से बहुत है, वो मैं इट कम्स फ्रॉम माई हार्ट, कि जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो 1947 में हम बरतानिया से आज़ाद हुए। आज जो चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनते हैं वो 1947 तक उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया हुआ था, और अब ये बातें आ रही हैं कि वो हमारी ही पैसों पर अमीर हुए हैं। इसी तरह फ्रांस 1950 तक वो हुकूमत कर रहा था और कॉलोनी बनाया हुआ था अल्जीरिया को, और फिर अल्जीरिया ने एक लंबी जंग लड़ी और जिसमें 3 लाख से तकरीबन कुछ लोग 15 लाख तक कहते हैं मुमासलत है, यकीनन है तमाम कमज़ोर ममालिक को, तमाम वो ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें मौजूद थी उनके ऊपर हुकूमत की कॉलोनी बनाया, उनके ऊपर एक साम्राज्यिक कुव्वत की तरह आप लोग आ गए। और ये सब वो ममालिक हैं जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे होते हैं, बराबरियों की बात कर रहे होते हैं। तारीख में आपने पिछली सदी में भी नहीं जाना, 70-80 साल आपने पीछे जाना तो आपको हैरान होता है कि हम भारत, बांग्लादेश, और अभी हम बात करेंगे अगले और जो अफ्रीकन ममालिक हैं जिनके ऊपर ये यूरोपियन कुव्वतों ने उनको अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था और उन पर हुकूमत कर रहे थे, और यकदम आप देखें कि आज वही हमें बता रहे हैं कि ज़िंदा कैसे रहते हैं। तो अल्जीरिया की ये बहुत बड़ी खूबी है कि उसने एक जंग लड़ी, वो इससे बाहर निकले। और पाकिस्तान का और अल्जीरिया के हवाले से खूबसूरत रिश्ता ये भी है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले उनकी एम्बेसी खोली जब अभी उनकी बगावत और जंग चल रही थी। तो कराची में उनका पहले मिशन के लिए जगह मुख्तस कर रखी थी, अबूरी हुकूमत के लिए भी। तो पाकिस्तान ने एक ओपन हार्ट करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान तकरीबन हम ये कह सकते हैं, और वो एम्बेसी खोल ली ना, एम्बेसी खोल, वो एक बहुत बड़ी, बिल्कुल ठीक है। और तहकीक में, इनोवेशन में अल्जीरिया कहाँ स्टैंड करता है? अल्जीरिया के पास जो एक बहुत बड़ा आदमी है वो है अल्बर्ट कमू, जिसने जब जंग लगी तो इसमें भी बहुत ही सख्ती से उसने साइड ली। बाद में वो अल्जीरिया छोड़ के चले गए। बहुत बड़े एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़र हैं। इनकी 2 किताबें, अगर आप कभी मुझे ज़ाती तौर पे पूछें तो अगर मेरी 100 बेहतरीन किताबें हो तो उसमें अल्बर्ट कमू की दोनों किताबें शामिल होंगी। वो है मिथ ऑफ सिसिफस और दूसरी किताब है द स्ट्रेंजर। ये नोबल भी इनको मिला, और ये अल्जीरिया की फ़ुटबॉल टीम के जो कॉलेज टीम है उसके गोलकीपर भी रहे। और एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी में बड़ा तरीन नाम जो हम तारीख़ में देखते हैं, जॉन पॉल सार्तर, फ्रांस के साथ अल्बर्ट कमू का आता है, वो अल्जीरिया नहीं थे। और फिर जब जंग लगी और जब बगावत हो रही थी तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात है। बाद में वो छोड़ के चले गए, लेकिन आज तक जब हम नोबेल्स में देखते हैं तो यही कहा जाता है कि अल्बर्ट कमू जो है अल्जीरियन राइटर ही हैं। जबरदस्त। खुरम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्जीरिया के बारे में आप जितनी इन्फॉर्मेशन मिल के खो गई थी और ये सोच रहे कि बस मैंने विजिट करना है, क्योंकि अब जिस तरह से इन्होंने इसकी इतनी सारी स्पेशलिटी हमें बता दी है तो डेफिनेटली अब तो दिल कर रहा है कि वहाँ जाए और घूमा जाए। हर मुल्क जो ये बता रहे होते दिल करता है वहाँ जाए और घूमा जाए। छुट्टी लेके हम जरूर जाएंगे। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में जिसमें हम तस्करा करते हैं इस्लामी तारीख के हीरोज़ और विलन्स का। तो आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में तख्त नशीन होते हैं। एक ऐसी हुकूमत उन्होंने की जो उनके अलावा आज तक किसी को मैसर नहीं आ सकी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने उन्हें इंसानों के साथ तमाम काबिल ज़िक्र मखलूक़ात पर हुक्मरानी का एज़ाज़ अता फ़रमाया। इस नशिस्त में आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात, वाक़यात पर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। सर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब तस्करा करते हैं किन मोजज़ात से नवाजा गया उनको? जैसा कि आपने अभी अपनी तारफ़ में ये बात इरशाद फरमाई कि सैयदना सुलेमान ने अल्लाह ताला से ख़ास दुआ की थी, और ये दुआ थी कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे, ऐसा किंगडम दे जो ना मेरे से पहले किसी को मिला हो ना मेरे से बाद किसी को मिला हो। और ये किंगडम एक ऐसा था कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि जब सैयदना सुलेमान अपने महल से बाहर निकलते थे ना तो उनके सामने सिर्फ इंसानों की फ़ौजें नहीं होती थी, उनके सामने
परिंदों की फ़ौजें भी होती थी, जानवरों के मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं उनकी भी फ़ौजें होती थी, कहीं पे हिरन हैं, कहीं पे हाथी हैं, कहीं पे शेर हैं, कहीं पे कुछ हैं, और फिर इसके साथ साथ जिन्नात का भी एक पूरा लश्कर आपके पास होता था, और फिर आप हवाओं को भी हुक्म देते थे, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके इख्तियार में डाली हुई थी। इसलिए नहीं कि वो कोई जादू करते थे या कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई मैजिशियन थे, इस नहीं, अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह ताला की परमिशन से अल्लाह ताला ने उनको ये सारा ताकत और कुदरत दी हुई थी। और उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो बयान फरमाते हैं, उसमें वो अपने जब महल से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी आर्मीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि भाई सारे अपने ऑर्डर में हैं, लेकिन एक जिसको हुदहुद कहा जाता है या जिसको हम वुड पैकर कहते हैं, वो वहाँ से गायब है। तो वो इतने मेटिकुलस होते हैं अपनी प्लानिंग में कि वो कहते हैं भाई आज वो हुदहुद मुझे नज़र नहीं आ रहा, और अगर उसने आज टाइमली रिपोर्ट नहीं किया तो उसको सख्त सज़ा मिलेगी। तो फिर कुछ देर के बाद हुदुद जो है वो लेट अराइव करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सैयदना सुलेमान को एक पावर ये भी थी कि अब चूंकि इनके पास ये लश्कर हैं डिफरेंट एनिमल्स के और डिफरेंट अल्लाह की मखलूक के, तो वो उनकी लैंग्वेज भी समझते थे। हत्ता कि एक वाक़या ये भी बयान किया गया कि चूंटियाँ कहीं से गुजर रही थीं जब इनका लश्कर आ रहा था, तो उन चूंटियों में से, यानी सूरत नमल में जिक्र आया उसका, कि चूंटियों में से एक चूंटी ने, जो सरदार चूंटी है, उसने बाकियों को कहा कि हट जाओ सारे, जल्दी जल्दी से रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ये ना हो कि कहीं सैयदना सुलेमान का लश्कर जो है तुम्हें अपने पाँव के नीचे जो है रोंग डाले, तो वो साइड पर जाती हैं। और उस पर सैयदना सुलेमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी सलाहियत भी दी है कि मैं इवन इन चूंटियों की बातें सुन लेता हूँ, और मेरे अंदर ये वाली ताकत है। तो अब जब वो अपने लश्कर को देखते थे तो उन्होंने देखा कि जी एक हुदहुद जो है वहाँ से गायब है, तो उन्होंने कहा कि जी या तो वो कोई माकूल किस्म का उसकी कोई रीज़न दे, एक्सप्लेनेशन दे, वरना उसको सख्त सज़ा मिलेगी। तो वो जब हुदहुद वहाँ पहुँचता है तो वो बताता है कि भाई मेरे पास एक जस्टिफिकेशन है, और वो कहता है कि देखें जी, मैं तो आज जहाँ से उड़ के आ रहा हूँ, मैं एक ऐसी कौम के पास से होकर आया हूँ जहाँ पे एक मलका हुक्मरान है और वो लोग अल्लाह को नहीं मानते। तो इस पे सैयदना सुलेमान बड़े हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी मखलूक भी है जो अल्लाह को नहीं मानती। यानी ये उनके लिए इतनी ऑब्वियस सी बात थी कि अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हैं आप, यानी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से लोग पुकार रहे हैं, गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जल्दी से मुझे फिर उसका पता बताओ। तो इससे हुदुद की तो जान बच गई, और फिर उसने फिर डिटेल बताया कि जी वो एक मलका सबा है जहाँ पर वो लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। और फिर सैयदना सुलेमान चूँकि अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने फ़ौरन से इसको दावत की अपॉर्चुनिटी समझते हुए एक ख़त लिख कर भेजा और ये कहा कि जी मैं अल्लाह की तरफ से जो है ना तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। और फिर उसके ऊपर उनका एक बैक एंड फोर्थ यानी चलता है उनका और मलका सबा का। और वो जो है मलका सबा भी बड़ी एक ज़हीन औरत होती है। वो सबसे पहले अपने जो मुशीर हैं उनसे एडवाइस लेती है कि अच्छा आप मुझे बताएं कि भाई ये जो ख़त आया है ये लगता है कि किसी रोबदार शख्सियत का है, और ऐसी शख्सियत का है जो कि यानी इसमें कोई वो कहते हैं ना मैस अराउंड नहीं कर रहे हमारे साथ, जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हक और सच बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ तोहफे तहफ़ भिजवा दिए वहाँ पे। अब तोहफे तहफ़ भिजवाए तो सैयदना सुलेमान ने कहा कि भाई इस तरह से मैं तुम्हारे तोहफ़ों से बिकने वाला तो हो नहीं, मेरा जो मैसेज था उसका जवाब दें आप कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, गैरुल्लाह की क्यों इबादत की जा रही है, क्या तुम लोग अल्लाह को मानते नहीं। फिर वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वो जो है ना मलका प्लान करती है कि भाई मुझे खुद इनसे मिलने के लिए आना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। इन द मीन टाइम जस्ट टू शो हर कि मतलब मेरे पास जो मैं बात कर रहा था, जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास जो कुछ है वो है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने लश्कर में से एक जिन्नों का जो लश्कर है उनके पास जाते हैं और कहते हैं कौन जो है मुझे मलका सबा का तख्त जो है वो यमन से उठा के यानी वहाँ पे जेरूसलम लेके आना है, तो ये कौन ला देगा। अब ये तकरीबन आप कह रहे हैं 2000 किलोमीटर्स है, 2000 किलोमीटर्स जाना और 2000 किलोमीटर्स आना, तो कहते हैं कौन ला के देगा। तो एक इफरीत जो है, इफरीत कहते हैं एक बहुत बड़े जिन को, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप अपनी सीट से उठने से पहले मैं आपको ला देता हूँ। यानी जितना टाइम आपको सीट में उठने से लगता है, कितना सेकंड लग जाएगा, 2 सेकंड लग जाएंगे, तो उसने कहा आप सीट से उठने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मैं ये तख्त उठा के ले आऊँगा। और ये तख्त जो है आप सेफली इमेजिन कर सकते हैं कि तकरीबन 2-3 टन तो इसका वजन होगा, क्योंकि ह्यूज बड़ा ही एक शाहकार किस्म का तख्त था उसका। तो उसने कहा वो मैं उठा के ले आता हूँ। इन द मीन टाइम फिर एक और शख्स खड़ा होता है, वो कहता उसके पास इल्म होता है यानी अल्लाह ताला के कलाम का, वो कहता है कि जी आपके पलक झपकने से पहले मैं ले आता हूँ। और फिर वो तख्त जो है वो सैयदना सुलेमान के सामने आता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और उसको फिर वो रीडेकोरेट करवा देते हैं, रीपेंट करवाते हैं। तो जब मलका सबा आती है तो वो यानी देखती है कि मेरे जैसा तख्त तो किसी के पास है ही नहीं, तो वो एक उनका एक काइंड ऑफ कह लें कि एक तरीके से उसको वो ये बताना चाहते हैं कि ये आप पहचान रही हैं तख्त किसका है। तो वो ये देखती है कि भाई मुझे जितना टाइम सफ़र करने में लगा है, मेरे से पहले तख्त भी पहुंच गया, रीपेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। और फिर वो उसको अपना पैलेस दिखाते हैं जहाँ पे जो फ्लोरिंग है, यानी आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोफिस्टिकेशन का आलम क्या है। फ्लोरिंग ऐसी है जैसे कि लगता है पानी है, यानी मलका सबा अपने पांचे थोड़े से ऊपर कर लेती है जैसे कि पाँव भीग जाएंगे, कि जिस तरह पानी का फर्श है, लेकिन पानी नहीं होता, वो एक्चुअली ग्लास है। और उसके ऊपर फिर सैयदना सुलेमान दोबारा से बताते हैं कि जो कुछ मेरे पास ऑफ पावर है, ऑफ अथॉरिटी है,
जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है ये सब अल्लाह की तरफ से है। तो एक उनकी जो चीज़ यहाँ पे सामने आती है वो ये आती है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हुकूमत दी थी जो ना उनसे पहले किसी को नसीब हुई ना उनके बाद किसी को नसीब हुई, इसके बावजूद उनका हम्बल होना, उनका डाउन टू अर्थ होना और उस ताकत को नाजायज़ इस्तेमाल ना करना, अगर वो चाहते तो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के प्यारे थे, हमेशा जस्टिस के लिए किया, दीन की बात लोगों तक पहुंच जाए, इंसाफ हो, अदल हो, इस चीज़ के लिए। तो इसमें से आते हैं कि हमारे लिए जो एक सबसे बड़ा टेक होम लेसन है वो ये है कि देखिए हम लोगों को भी ना अल्लाह ताला ने कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी और पावर दी हुई है, उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन चलें अगर आप घर के सरबराह हैं तो आपके पास है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, यकीनन आपके जूनियर भी कई लोग होंगे, कुछ लोग आपको सर्व करते होंगे, कुछ लोग आपके लिए खिदमत करते होंगे। इसी तरह से आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर बंदे के साथ कोई ना कोई सबऑर्डिनेट ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। सैयदना सुलेमान आपको लीडरशिप की वो स्किल्स बता रहे हैं कि जहाँ पे सबको आप साथ भी लेके चल रहे हैं, और ना सिर्फ इंसानों को बल्कि मुख्तलिफ टेम्परामेंट्स की मखलूक को। जिन्नात का टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट है, यानी बर्ड्स का डिफरेंट है, एनिमल्स का डिफरेंट है, इंसानों का डिफरेंट है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सारे एक यूनिट बने हुए हैं, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि ताकि अल्लाह ताला का दीन जो है वो फैल सके और तमाम किस्म की जो फॉल्स आइडियोलॉजीज़ हैं उनका इनकार किया जाए। तो आई थिंक इसमें से हमारे लिए जो है ना वो बहुत सारे इसबाक मौजूद हैं कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें इन चीज़ों को, कि कहीं पर भी इनजस्टिस ना होने दें और अपनी जो पावर है उसका अनड्यू इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी अथॉरिटी जब आपके पास आ जाती है तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा होता है। हमें लगता है कि हम भाई बादशाह बन गए और हमारे नीचे जितने भी लोग काम करें हम उनको उस तरह से बहुत डाउन होकर हम देख रहे होते हैं। हमें लगता है बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन सबके लिए आसानियाँ क्रिएट करना और उस पावर को मिसयूज ना करना एक्चुअली ये बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखें हर इंसान का वो जैसे कि होता है ना कि जितनी आपकी पावर बढ़ती है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उतनी आपके ऊपर हिसाब भी बढ़ जाएगा। हर इंसान को, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, यकीनन उस दिन सवाल किया जाएगा जो भी नेमत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी। अब नेमतें क्या हैं इसके बारे में सहाबा ये बात इरशाद फरमाते हैं कि नेमत तो अगर आपके पास एक तकिया भी है ना तो वो भी अल्लाह की नेमत है, उसका भी सवाल होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास तकिया नहीं है। तो क्या नेमतें भी आजमाइश है? बिल्कुल हैं। आपको पता है कि जितना भी अल्लाह ताला ने आपको कुछ भी अल्लाह ने दिया है, हर चीज़ का हिसाब किताब है। अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है। बिल्कुल, देखिए किसी के पास अगर पैसा है तो पैसे का भी सवाल होगा, किसी के पास है, औलाद है, कुछ भी एलोक्वेंस ऑफ स्पीच है, आपसे एलोक्वेंस ऑफ स्पीच का भी होगा। भाई तुम्हें एक पावर दी थी ना अल्लाह ताला ने, किसी को लिखने की सलाहियत दी, उसका भी सवाल होगा कि तुम्हें लिखना आता था, तुमने क्या लिखा। बिल्कुल। तो हर इंसान अपने हिसाब से देखे कि मुझे अल्लाह ताला ने, और मैं आपको बताऊं कि हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने बनाया यूनिक, 100% यूनिक। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, जिस तरह हमारा रेटिना यूनिक है, हर बंदा यूनिक है। और हर बंदे की जो क्वालिटीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी मिसाल है, आप लोगों जैसा और जितनी भी हमारी ऑडियंस व्यूअर्स देख रहे हैं, आप जैसा इंसान अल्लाह की पूरी तारीख में, इस पूरी कायनात की तारीख में ना आज से पहले कभी आया, ना आज है और ना क़यामत तक होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिक है, इस क्वालिटीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हम सुरखरू और कामयाब हो सकें। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम आपसे कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी।